चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करा था आपकी बुक का, जिसका नाम था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। क्या हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया? पिछले लेक्चर में हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस के बारे में, है ना, डिस्कशन। चले, तैयार हो? आ जाओ। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सा एस्से था बताना? 230। क्या नाम था उसका? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने बोला था ये सबसे छोटा नाम अभी तक आया है, तो आपको वो याद हो गया था। आइए उससे भी छोटा, क्या नाम है? एस्से नंबर 500, है ना, हरी पत्ती। सही है, हरी पत्ती होती है ना 500 की। तो एस्से नंबर 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है। मेरे को बताइए ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? पढ़ रही थी ना दीदी। फैन तेज कर दो थोड़ा यार, बहुत कम है क्या? ये वाला करना। क्या कहा आपने? जो भी कलेक्ट करेगा, अगर उसने चाय पकड़ी है तो कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो उसको उसके कंक्लूजन तक पहुंचा रही है ना, यही। तो ऑडिट एविडेंस के बारे में आपको पता है होता क्या है, देखो यहां से पढ़ लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चे। कह रहा है एसए 500 ऑडिट एविडेंस डिफाइन द टर्म एज एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। यही बोला क्या मैंने? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो यूज करा है ऑडिटर ने कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑडिट एविडेंस। यानी उसका कंक्लूजन जिस इंफॉर्मेशन पे, जिस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, उन सब इंफॉर्मेशन को और डॉक्यूमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। आइए, इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? इंफॉर्मेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इंटरनल इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? जो हमने जो हमने कंपनी के अंदर से एक्वायर करी है, यानी मैनेजमेंट से ली है। सर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? जो हमने आउटसाइडर की कंफर्मेशन मंगाई है। हमने क्या करी है? आउटसाइडर की कंफर्मेशन मंगाई है। हाँ, आ रहा है समझ में? हाँ, मान लो किसी के साथ आपकी कंपनी का एग्रीमेंट था, प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट था, जहां से वो कुछ मटेरियल परचेज करते थे। आपने उनसे डिटेल मांगी, उनके पास नहीं थी, तो आप सीधा वहीं पहुंच गए जिस कंपनी से माल आता था। आपने बोला भाई इस कंपनी का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट या लेजर दे दो, मैं ऑडिटर हूं। तो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आया समझ में? तो वो कैसी इंफॉर्मेशन हो गई बेटा? एक्सटर्नल। और अगर कोई हम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो कैसी हो गई? इंटरनल। इजी है। चलिए आगे। कह रहा है इंफॉर्मेशन में भी ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और कोई विजुअल भी हो सकता है। ओरल बोले तो किसी ने बोल के बताया था, उसका एविडेंस है आपके पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री तो आपको पता ही है। और विजुअल का मतलब क्या है? कुछ देखा हो, कैमरे की कुछ रिकॉर्डिंग हो, कुछ ऐसी चीजें हो। सही है। असेट आपने ऑनलाइन वेरीफाई कर ली, सामने दिख रही थी आपको, हर जगह कैमरा ऐसा लगा हुआ था, तो वो विजुअल्स आप रिकॉर्ड करके रखोगे कि जब मैंने देखा था तब वहां पे इस जगह पे ये असेट थी। समझ में आया? चलो। कह रहा है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है इंफॉर्मेशन। अच्छा बताइए, जो हम ये इंफॉर्मेशन या जो भी हम ऑडिट एविडेंस एक्वायर कर रहे हैं टू कंक्लूड अवर रिपोर्ट, तो क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल होंगे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ओपिनियन देना। तो ओपिनियन ओवरऑल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी है। तो सिर्फ क्या उसमें फाइनेंशियल टर्म आएंगे? नहीं, वहां पे तो नॉन फाइनेंशियल टर्म भी आ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। चले आगे। कह रहा है कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड
और अदर इंफॉर्मेशन दैट इज द रिकॉर्ड। तो कह रहा है जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेन हो सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, या फिर अदर इंफॉर्मेशन यानी अदर रिकॉर्ड में भी हो सकती है कंपनी के। समझ में आया इतना? चलें आगे। चलें आगे। क्या अभी हमने समझा कि ऑडिट एविडेंस किसको कहते हैं, और जो ऑडिट एविडेंस वाली इंफॉर्मेशन होती है वो किस किस तरह की हो सकती है। डन। चलिए, कह रहा है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म appropriate audit procedure for the purpose of obtaining the audit evidence। सही है? क्या कह रहा है? ऑडिटर को भैया क्या करना पड़ेगा? appropriate audit procedure फॉलो करने पड़ेंगे जिससे वो ऑब्टेन कर पाए appropriate और sufficient और appropriate audit evidence जो कि उसके कंक्लूजन के लिए काफी हो। डन। चले आगे। आइए, कह रहा है ऑडिट एविडेंस to be collected by the auditor need to be sufficient and appropriate। क्या ये हमने डिस्कस कर लिया? सफिशिएंसी का मतलब क्या है बताइए? सफिशिएंसी का मतलब क्या है बताइए मैडम? क्वांटिटी। और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? क्वालिटी, है ना? सफिशिएंट का मतलब आप एनटीई को देख के डिसाइड करोगे कि कितना अमाउंट यानी कितना क्वांटम ऑफ एविडेंस आपके लिए सफिशिएंट है। डन। दूसरा कह रहा है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस बोलती है कि भैया किस क्वालिटी का है आपका एविडेंस। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मैनेजमेंट ने लेटर हेड पे लिख के दे दिया, तो क्या सिर्फ उतने से हो जाएगा काम? वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाएगा। अगर कुछ नहीं है हमारे पास, कोई तरीका ही नहीं है एविडेंस निकालने का, तो भैया उसको भी हम एक तरह का एविडेंस मानेंगे, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं माना जाए। आया? तो एप्रोप्रिएटनेस डील्स विद द क्वालिटी, है ना? आइए, कह रहा है सफिशिएंसी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी दैट इज रेलिवेंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। सही है? सही है? चले आगे, आ जाओ। कह रहा है हायर इज द, ध्यान से पढ़ना इस वाली लाइन को, मेरे को बताना आपको समझ में आ रही है या नहीं। कह रहा है हायर इज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड लोअर कैन बी द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। मतलब कह रहा है जितनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतना कम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, जैसे बैंक बैलेंस मिसमैच था, आपने बैंक स्टेटमेंट उठाई, हाईलाइट मारा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट उठाया, हाईलाइट मारा, रख लिया। क्वालिटी बढ़िया है, और ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी बढ़िया है। बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक का ठप्पा लगा हुआ है उस पर, तो ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है अपने आप में। और बुक्स ऑफ अकाउंट है जिस पे कंपनी ने ठप्पा मार के दे दिया आपको, तो दोनों ही चीज ऑथेंटिक है अपने आप में, लेकिन दोनों मैच नहीं हो रही। समझ में आया? तो इसका आपने एविडेंस कलेक्ट करके रख लिया कि आपकी बुक्स ही मैच नहीं है। डन। तो कह रहा है जितनी ज्यादा अच्छी एप्रोप्रिएटनेस होगी उतना ही कम आपको ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत होगी। सही है? स्टेटमेंट समझ में आ गई? हाँ। अब समझो, कह रहा है अगर एप्रोप्रिएटनेस कम होगी तो आप तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना चाहोगे। आप कहोगे कैश के बारे में मैनेजमेंट तू भी लिख के दे, आप बोलोगे कैशियर तू भी लिख के दे, और कहीं भैया गले से भी मेरे को वेरीफाई करवाओ। डन। क्योंकि भैया वहां पे एप्रोप्रिएटनेस लाना मुश्किल है कि नहीं? वहां पे रिस्क ज्यादा है, क्वालिटी वाले एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल है। चले आइए, नोट। कह रहा है सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस आर अफेक्टेड बाय द सर्टेन फैक्टर लाइक, सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी। तो कह रहा है सुनना बच्चों, कह रहा है क्वांटिटी एक ऑडिट एविडेंस की किससे अफेक्ट होती है? इन चीजों से, है ना? कैसे? कह रहा है मटेरियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी जिसके आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट मैटर के, उसकी मटेरियलिटी आपने क्या डिसाइड करी है। हाँ, हो सकता है कि अगर वो कैश की ट्रांजैक्शन हो तो आपने बोला हो कि 5,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन सारी चेक होगी, तो सब क्वांटिटी बढ़ेगी क्या एविडेंस की? हाँ बोलो बोलो, क्वांटिटी बढ़ेगी क्या एविडेंस की? हाँ सर बढ़ेगी, है ना? और हो सकता है कि अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो जो सिर्फ
बैंक से हो रही है, आप वहां पे अपना जो मटेरियलिटी का बेंचमार्क है वो ज्यादा रखो कि 50,000 से नीचे की ट्रांजैक्शन को नहीं देखेंगे, उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन को अपन डिटेल में एग्जामिन करेंगे। आया या नहीं आया? आइए, कह रहा है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कह रहा है डिपेंड करता है क्वांटिटी कि वहां पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है, वहां पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है, बताइएगा। अभी अभी एग्जांपल दिया, अगर कैश है, कैश की ट्रांजैक्शन है, वहां पे आप जितने भी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर लो वो कम है ना। और अभी मैंने आपको बोला मान लो कोई लोन है, मान लो कोई लोन है, अब लोन का बैलेंस आपको देखना है कि ठीक दिखा रखा है या नहीं दिखा रखा, तो उसके लिए तो आप बस आप बोलोगे रिपेमेंट शेड्यूल दिखा दो, लोन जो लोन है आपका उसका सैंक्शन लेटर दे दो मेरे को, उसका रिपेमेंट शेड्यूल देख लोगे, उसके हिसाब से अगर पेमेंट हो रही है आपकी बुक्स में तो ठीक है। तो उसके लिए आप ज्यादा एविडेंस नहीं कलेक्ट करोगे क्योंकि आपको वहां पे पता लगता है कि रिस्क कम है। लेकिन अभी अगर मैं लोन में ही अंदर जाके ये बोलूं कि उसके यूटिलाइजेशन की बात है, उसके यूटिलाइजेशन की बात है, अब वहां पे आप एविडेंस कलेक्ट करते करते थक जाओगे। पूछो कैसे? मान लो मेरे को 50 करोड़ का लोन मिला, अब मैंने बोला आपको उसका यूटिलाइजेशन बताना है कि उस पर्पस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो मेरे को वो लोन मिला था वर्किंग कैपिटल के लिए, तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा जितना भी उस लोन में से मैं खर्च कर रहा हूं क्या वो पैसा वर्किंग कैपिटल में लग रहा है या नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं है मैंने उस पैसे से जाके एक अपनी पर्सनल गाड़ी खरीद ली हो, ऐसा तो नहीं है मैंने अपनी बीवी के लिए कोई हार खरीद लिया हो, आ रहा है समझ में आपको? ऐसा तो नहीं है कि उससे मैं रूटीन के खर्चे अपने निकाल रहा हूं और ये वहां पे दिखा रहा हूं ये तो वर्किंग कैपिटल में यूज हो रहे हैं। तो वहां पे आपका एविडेंस का स्कोप क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सफिशियंसी आपको लिमिट नहीं कर पाओगे आप, आपको ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि वहां पे रिस्क क्या हो गया? हाई हो गया। रिस्क क्या हो गया मेरे बच्चे? हाई हो गया। समझ में आया? पक्का? आइए, साइज, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन बोले तो हाँ, सफिशियंसी बोल रहा है। सफिशियंसी डिपेंड करती है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल डाटा, जिसको आप क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो। हाँ, अब मान लो एक ट्रांजैक्शन हुई है बस असेट परचेज करने की, असेट परचेज करने की बस एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, बाकी जो असेट है वो बुक वैल्यू पे दिख रही है, यानी जो WDV आ रही थी पिछले साल से उतने से दिख रही है। तो यहाँ पे तो बस यहाँ पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन छोटा सा हो गया, एक ही ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे बस एक ही रिकॉर्ड चाहिए आपको, सिंगल रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैंने बोला नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, तो वहां पे क्या एक एविडेंस से काम चल जाएगा? वहां पे आपको एविडेंस भी ज्यादा चाहिए होंगे। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? तो हमने बोला बच्चे, हमने बोला कि सफिशियंसी एक ऑडिट एविडेंस की अफेक्ट हो सकती है इन इन तीन चीजों से। कौन कौन सी बताइए? मटेरियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और साइज ऑफ द पॉपुलेशन। क्या तीनों पॉइंट को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया? पक्का? चलें, समझ में आया? याद हो जाएंगे? आइए ध्यान से, अब एक पेज हो गया, आ जाओ। कहीं कोई बच्चा ये तो नहीं गिन रहा 5 4 3 2 1 छुट्टी? आ जाओ। ऑडिटर्स ड्यूटी व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज एज द ऑडिट एविडेंस। क्या बोल रहा है? किसी इंफॉर्मेशन को अगर हमें ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करना है, क्या? किसी एविडेंस को, किसी इंफॉर्मेशन को अगर हमें ऑडिट एविडेंस की तरह क्या करना है मेरे बच्चे? यूज करना है, तो उससे रिलेटेड हमारी क्या ड्यूटीज हैं, यानी हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे कि इसको यूज करें और किस एप्रोप्रिएटनेस के साथ यूज करें। चले, समझ में आया? टॉपिक क्या है बताना? सही है? तो देखिए, कह रहा है दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी और इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट। यानी यहाँ पे हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे सुनो, आप ना जब मैं आपको ऐसे 620 पढ़ाऊंगा जो एक्सपर्ट की बात करता है, ठीक है, तो वहां पे एक्सपर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट और एक होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन? बोलो। जो मैनेजमेंट ने हायर कर रखा है, बिठा रखा है, सही है,
मान लो कोई वहां पे स्टॉक मैनेज करता है, कोई बंदा है उसको स्टॉक की नॉलेज है, डन। तो वो जो बंदा है जो स्टॉक का वैल्यूएशन करता है, वहां पे स्टॉक को मैनेज करता है, वो पूरे हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पे सारा स्टॉक रॉ मटेरियल वगैरह सबको मैनेज करता है, तो वो बंदा कौन हो गया? मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, जो मैनेजमेंट ने हायर कर रखा है अपने अंडर में, ठीक है। अब हम जा रहे हैं उसी चीज, केमिकल की फैक्ट्री है मान लो, और हम जा रहे हैं वहां पे, हम भी स्टॉक ऑडिट करने जा रहे हैं, मतलब हम तो स्टेशनरी ऑडिट करने जा रहे हैं, लेकिन उसका एक एरिया स्टॉक को वैल्यू करना भी है, स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना भी है। तो हमें भी नॉलेज नहीं है केमिकल की, हम तो सीए हैं यार, हमें केमिकल की नॉलेज कहाँ से आएगी? तो हमने भी एक एक्सपर्ट हायर करा अपने लिए कि जिसको केमिकल की नॉलेज है कि कितना परसेंट यूज होगा तो कितना बनेगा, तो उस एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ऑडिटर एक्सपर्ट। समझ में आया? यानी जिसको हमने ऑडिट के पर्पस से हायर करा है वो ऑडिटर एक्सपर्ट, और जिसको मैनेजमेंट ने अपने पर्पस के लिए हायर करा है वो कौन? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे जो बात चल रही है, सुनना ध्यान से प्लीज, ये किसकी बात है? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की बात है। एस से 500 का खेल रहे हैं हम। जो मैंने ऑडिटर एक्सपर्ट है ना, उसके बारे में कहा लिखा हुआ है? एस से 620 में, एस से 620 में। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप एस से 500 का रेफरेंस दे रहे हैं तो वहां पे ऑडिटर एक्सपर्ट की बात नहीं होगी, वहां पे बात किसकी होगी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। क्योंकि बात किस चीज की चल रही है? मैनेजमेंट से ही तो कलेक्ट करेंगे ऑडिट एविडेंस, तो कौन सा एक्सपर्ट की बात चलेगी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। समझ में आया? आइए आइए मेरे बच्चों, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय दी एंटिटी, जो इंफॉर्मेशन हमें एंटिटी ने दी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कह रहा है सुनो सुनो, कह रहा है ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने से पहले ना, अगर आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो? एंटिटी से ले रहे हो, तो सिर्फ एंटिटी अगर मुंह से बोल देगी ना तो आप वो बात नहीं मान लोगे, आप उसके साथ उसकी सपोर्टिंग मांगोगे। जैसे मान लो एक वहां पे खर्चा लिखा है टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस आपके पीएनएल में, ठीक है, और वो खर्चा है 2 करोड़ रुपए का। किसका? 2 करोड़ रुपए का। टूर एंड ट्रैवल अगर बिजनेस के पर्पस के लिए हुआ है, अगर वो बिजनेस के पर्पस के लिए हुआ है, तभी उसका आप जीएसटी में भी आईटीसी ले सकते हो, तभी आप उसका जीएसटी में आईटीसी ले सकते हो। अगर सुनना प्लीज, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को भेजा है ना घूमने के लिए, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, वो आपका कंसर्न है। समझ में आया? अगर मैं क्या बोल रहा हूं सर, जीएसटी में कहां से घुस गए आप? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला अगर आपने टूर एंड ट्रैवल करा है, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल की बात करिए, 2 करोड़ वहीं खर्च होंगे, तो वो अगर प्योरली आपके बिजनेस के लिए हुआ है, यानी फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा फर्दरेंस वर्ड, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, तो यू कैन क्लेम आईटीसी ऑन इट, ऑन इट। सही है? क्लियर है? लेकिन अब आपको मैनेजमेंट ने बोल दिया, आपको मैनेजमेंट ने क्या बोला कि भैया ये बिजनेस के पर्पस के लिए हुआ है, तो बस बोलने से मान लोगे क्या? आप क्या क्या मांगोगे बताओ? आप मांगोगे पहले तो फ्लाइट बताओ, कहाँ रुके वो बताओ, कौन सी मीटिंग करी ये बताओ, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ ये बताओ, उसका कोई ना कोई पेपर होगा, पेपर नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? आपको क्या समझ में आ जाएगा उससे? इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आप वहां पे बोल दोगे ये जो आईटीसी ले रखा है ना भाई तूने, इसको रिवर्स कर, ये तूने गलत ले रखा है, क्योंकि मेरे को सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। समझ में आया? चलें आगे, इतना काफी है। आइए, तो दोबारा से पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान रखिएगा। कह रहा है ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस एज टू द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। भैया एंटिटी ने तो बोल दिया था कि हम फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस घूमने गए थे, लेकिन आपको तो पता है किस लिए गए थे, है ना? तो आप उनसे डिटेल मांगोगे, डिटेल मिलेगी नहीं, और आप बोल दोगे कि भैया ये ठीक नहीं है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है जब एंटिटी आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको उससे, एंटिटी से क्या ऑब्टेन करना है बेटा? क्या ऑब्टेन करना है? ऐसे ऑडिट एविडेंस जो उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को सत्यापित करता हो। सही है? जो उस इंफॉर्मेशन की
उस डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को क्या करता हो, जस्टिफाई करता हो। आया या नहीं आया? आगे आइए, कह रहा है इवेल्युएट वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल फॉर द ऑडिट पर्पस। उसने एक बिल बना के दे दिया आपको ढाबे का, कह रहा है देखो हमने वहां लंच करा था, जब मीटिंग में गए थे बाहर लंच करा था, हम देखो रह कहीं और रहे हैं, लेकिन देखो हमने लंच कहीं और जाके करा है, हम तो बिजनेस के पर्पस के लिए गए थे। क्या ये सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपके इवेल्युएशन के लिए? आप क्या बोलोगे? नहीं। आप बोलोगे पूरा दिन का प्लान दे, मीटिंग बताओ, आप मीटिंग क्या हुई थी, मीटिंग में क्या एजेंडा डिस्कस हुआ था, कोई पेपर तैयार हुए होंगे, कुछ आपकी मेल में कन्वर्सेशन हुई होगी जाने से पहले मेल में कन्वर्सेशन हुई होगी ना, मीटिंग शेड्यूल हुई होगी। हाँ दीदी, नींद शेड्यूल हो रही है फिलहाल तो, समझ में आया? मीटिंग शेड्यूल हुई होगी, यानी आप अगर चाहो तो बहुत नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मांग सकते हो किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडिट एविडेंस आपका कितना सफिशिएंट और कितना एप्रोप्रिएट है। समझ में आया? बोलो, चले, ये समझ में आया आपको? तो इसमें क्या ऑडिटर की ड्यूटी है बताना, अगर इंफॉर्मेशन एंटिटी ने दी है तो पहली ड्यूटी आपको उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को क्या करना है, बोलो, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 बोलता है कि आपको अब ये इवेल्युएट भी करना है, आपको जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं मेरे बच्चे, उसे आपको इवेल्युएट भी करना है कि वेदर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड फॉर योर पर्पस। आपके ऑडिट के पर्पस के लिए जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, क्या वो प्रिसाइज है, क्या वो डिटेल्ड है कि आप कोई उस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओ। डन। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऑडिट एविडेंस के केस में ही कि कोई इंफॉर्मेशन आपको, सुनो प्लीज, कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने मैनेजमेंट से मांगी है और वो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है, बताइए ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है उसको लेके। सही है, तो लिख दोगे? तो उसमें कैसे बस डायरेक्ट ये दो पॉइंट लिख दोगे? नहीं, आप पहले वहां बताओगे ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, ऑडिट एविडेंस क्यों जरूरी होते हैं, ऑडिट एविडेंस अगर हमने एंटिटी से लिए हैं तो हमें क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी है, ठीक है, और उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है। समझ में आया? चलें आइए, अब देखिए, आइए प्लीज। अब कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और मैंने ये बात आपको बता दी कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ऑडिटर एक्सपर्ट अलग है, उसके लिए एस से 620 है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात एस से 500 करता है, जो बताता है कि मैनेजमेंट के ये अंदर का बंदा है, मैनेजमेंट ने हायर करा है अपने एक्सपर्टाइज वर्क कराने के लिए। चलें आइए, अगर आपको, अब ये किसकी बात चल रही है, अब आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली है मेरे बच्चे? मैनेजमेंट एक्सपर्ट से। डन, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से। देखिए, इवेल्युएट द कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वाह, क्या बोला भैया, केमिकल पे उसको बिठा रखा है कि भैया तुम इंफॉर्मेशन दोगे इन्हें, और वो बंदा सिर्फ 12वीं पास है। वो कह रहा है मैं तो यहां बहुत दिनों से था तो मैं सीख गया था। अब आप बताओ, क्या आपको अपने एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। अब ऐसे ही सिनारियो आते हैं जहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपके हिसाब से फिट फॉर दी पर्पस नहीं है, तो आप बोलोगे कि भैया हम अपना एक्सपर्ट लेके आएंगे, अब वो चीजें हमें क्लैरिफाई करेगा। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है बताना, इवेल्युएट करना है कि जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो ये काम करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं, या वो ऑब्जेक्टिविटी से काम कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है जो मैनेजमेंट बोलता है वही वो आपके सामने आके बोल देता है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिविटी समझ पा रहे हो? जहां पे चीज गलत है वो चीज गलत बोलेगा। डन। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो सेम आपके सामने रिपीट कर रहा है। डन। तो ये चीज आपको चेक करनी है, क्या क्या चेक करना है बताइएगा। सीसीओ है ना, सीसीओ, सी क्या है? कॉम्पिटेंसी, अगेन सी क्या है? कैपेबिलिटी, और ऑब्जेक्टिविटी किसकी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। चलें आगे आइए, फिर कह रहा है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। अब आपको पता चल गया कि चलो कोई बात नहीं,
ये तो भैया थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, चलो इसका काम तो देख लें, क्या पता एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर दिया हो इसने काम। अरे आपने मैकेनिक देखे होंगे, पढ़ते लिखते नहीं है लेकिन इंजीनियर से बढ़िया गाड़ी ठीक करके दे देते हैं, ऐसे भी मैकेनिक होते हैं। डन। लेकिन वो सीखते कैसे हैं? एक्सपीरियंस के बेसिस पे। उस चीज को क्या बोला जाता है? एक्सपीरियंस बोला जाता है। स्किल आपको पढ़ के आ जाएगी लेकिन एक्सपीरियंस आपको काम करके ही आएगा। समझ में आया? आइए, कह रहा है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तो आप अब उसका काम देखोगे, यानी आप अब इवेल्युएट कर रहे हो, इसको बोल दो ना, उसके काम को इवेल्युएट कर रहे हो, वैसे नीचे भी इवेल्युएट करोगे, वो अप्रोप्रिएटनेस है उसकी, है ना। तो आप उसका काम देखोगे, काम कैसा करा हुआ है, नहीं करा हुआ है। अरे ऐसा भी तो होता है, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट बिठा तो दिया, काम ही नहीं कर रहा, बदतमीज। भैया हम जो आते हैं 5 बजे अटेंडेंस लगाते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, हमें ये एक्सपर्ट एक्सपर्ट बोलते हैं, है ना। आ रहा है समझ में आपको? बहुत बंदे आपको ऐसे भी मिलेंगे, जब आप जाओगे ना ऑफिस में, आपको ऐसे बंदे भी मिलेंगे कि वो आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, और कंपनी का पूरा भरोसा होता है, कंपनी उन्हें सैलरी भी दे रही होती है। डन। समझ में आया? चले आइए, तो आपको उसका काम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब कह रहा है इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क एज द ऑडिट एविडेंस फॉर द रेलिवेंट असर्शन। अब आपको ये देखना है क्या जो उसने काम करा है, क्या वो अपन यूज कर सकते हैं क्या अपने ऑडिट में? क्या जो उसने काम करा है, क्या हम उसके काम को अपने ऑडिट में यूज कर सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ, तो अब आप वो इवेल्युएट करोगे। अगर आप में इतनी शक्ति, क्षमता और एक्सपीरियंस है कि आप देख के ये चीज इवेल्युएट कर सकते हो, तो आप इवेल्युएट कर लोगे। अदरवाइज आप अपना एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर दोगे, वो आके बता देगा कि भैया ये तो ठीक बोल रहा है, इसका काम भी ठीक है, और थोड़ा सा वो अपना कुछ ऐड ऑन करेगा, फिर आप रिलाई कर लोगे। समझ में आया? समझ में आया? चले आगे, चले आगे। दोनों बात समझ में आ गई। अब देखो एक बर्ड आई व्यू दे दो इस पॉइंट को प्लीज। क्या पॉइंट था बताइए? क्या पॉइंट था बताइए? पॉइंट क्या था ये बताइए? ऑडिटर की ड्यूटी, जब वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, तो दो तरीके से हमने बताया ऑडिट एविडेंस कैसे कैसे वो कलेक्ट कर सकता है। नंबर 1, एंटिटी से ले ले डायरेक्टली, या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से ले ले। एंटिटी से लेगा तो जो एंटिटी ने बोला मान ले, क्या चेक करेगा फिर? उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। और उस कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के साथ साथ उसे क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, क्या वो प्रॉपरली प्रिसाइज और डिटेल्ड है हमारे पर्पस के लिए या नहीं है। दूसरी चीज, जब हमें इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है मेरे बच्चे? मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, तो हम क्या करेंगे? सीसीओ, सीसीओ, सीसीओ करेंगे पहले। सीसीओ बोले तो कॉम्पिटेंट है या नहीं, कैपेबल है या नहीं, और ऑब्जेक्टिविटी से काम कर रहा है या नहीं। ऐसा बंदा तो नहीं है कि बोलता पोपट हो, जो मैनेजमेंट ने बोला है वो वही बोल रहा है। फिर क्या चेक करेंगे? फिर उसके काम को देखेंगे, काम भैया हमारे लिए कुछ पर्पसफुल है या नहीं है। उसके काम को देख के समझ में आ जाएगा कितना अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। देन लास्ट में हम उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या उसके काम को हम अपनी असर्शन के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। आ रहा है? पक्का क्लियर है? आगे चलें, आइए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? हाँ आइए, अब थोड़ा सुनिए। अब ऑडिट एविडेंस की अपन कुछ बातें कर रहे हैं। ऑडिट एविडेंस की अपन कुछ बातें कर रहे हैं कि कौन सा मोर रिलायबल होगा, कौन सा कम रिलायबल होगा, है ना। ऐसे करके कुछ बातें कर रहे हैं। चले, अरे चल क्यों नहीं रहा है ये? चलो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन है। हम्म, नहीं वो बच्चों को बात खुद देखनी है। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये, अरे ये बाबू राव का स्टाइल है। आ जाओ, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। कह रहा है इफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम दी वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फॉर अनदर सोर्स, तो क्या होगा बेटा बताइए? अभी मैंने एक बात कही थी आपसे, क्या? बैंक बैलेंस वाली।
बैंक स्टेटमेंट उठा ली, बुक्स ऑफ अकाउंट उठा लिए, दोनों मैच नहीं हो रहे आपस में। समझ में आ गया? दोनों ऑडिट एविडेंस है, दोनों मैच नहीं हो रहे, क्या होगा? अब देखो आगे लिखा है, ऑडिटर हैज द डाउट, ऑडिटर का डाउट रेज हो जाएगा। ऑडिटर हैज द डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। बताइए बेटा बताइए, अब आप क्या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिलाई कर पाओगे? आपको समझ में आ गया? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है, आप कभी भी जब किसी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट उठाओगे, सबसे पहले बंदा यही चेक करता है कि आप बैंक आपका मैच है, क्या बैंक रिकंसिलिएशन आपने कर रखा है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने क्या उठाया, बैंक बैलेंस, कहां से, कहां से, स्टेटमेंट से, और कहां से उठाया, बुक्स ऑफ अकाउंट से। डन, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो बोला गया ऑडिटर को डाउट आ जाएगा किसके ऊपर, ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। आया या नहीं आया? अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो आपने काम करा ये बताना कौन सा काम था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर था, कंप्लायंस प्रोसीजर था? हाँ, कौन सा प्रोसीजर था ये, कौन सा प्रोसीजर था ये अभी आपने जो करा, बैंक को, बैंक स्टेटमेंट को आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करा है, ये कौन सा प्रोसीजर था, कंप्लायंस प्रोसीजर था या सब्सटेंटिव प्रोसीजर था? बताइए। सुनो, जो मैंने बोला, आप भी सुन लो, जो मैंने बोला कि अभी बैंक स्टेटमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हो रही है ना, ये आपने प्रोसीजर करा, कुछ उठाया, कुछ यहां से उठाया, चेक करा ना भाई, ये प्रोसीजर है ना ऑडिटर का। तो ये कौन सा प्रोसीजर कराया आपने, कंप्लायंस या सब्सटेंटिव? हाँ, अभी सारे कंप्लायंस बोल लेते, कौन सा प्रोसीजर है? सब्सटेंटिव में भी दो प्रोसीजर थे, उसमें बताइए कौन सा है ये? नाम मैं नहीं बता सकता, वो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। हाँ, सब्सटेंटिव में भी दो प्रोसीजर थे, बताइए। ऑप्शन देते ही समझ जाओगे आप, एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल। दो प्रोसीजर थे सब्सटेंटिव में, कौन कौन से, एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें मैंने बोला था हम रेशो एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कौन सा था, टेस्ट ऑफ डिटेल जिसमें अपन क्या करते हैं, डिटेल को चेक करते हैं। आइए आइए, तो ऑडिटर को रिलायबिलिटी पे डाउट आ गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से इधर कह रहा है ऑडिटर शैल डिटरमाइन द मॉडिफिकेशन और एडिशन इन द ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर। अब हमें क्या अपना ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा? आप बताइए, अरे हमने एक ऑडिट प्रोसीजर लगाया, दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कि हमने टेस्ट ऑफ डिटेल करा, टेस्ट ऑफ डिटेल करा, लेकिन उससे कॉन्फ्लिक्ट आ गए, दोनों इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, दोनों इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, तो क्या हमें प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा? हाँ, हाँ जी, प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, यानी हम जाएंगे मैनेजमेंट से बोलेंगे कि भाई साहब, हेलो मैडम, क्या बोलेंगे, भाई साहब आपकी जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट है ये डिटेल से मैच ही नहीं हो रही। डन, तो हम मैनेजमेंट से इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, ये भी एक तरह का ऑडिट प्रोसीजर हो गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गया। अब मैनेजमेंट उस पर देगा कि भैया हमने एंट्री नहीं चढ़ाई, या रिकंसिलिएशन का कुछ पार्ट है कि भैया इस वजह से डिटेल मैच नहीं हुई, या कुछ भी XYZ, वो अपनी इस पे क्या देगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन देगा। फिर आप अब उसको कंसिडर करोगे, आइए प्लीज, एंड कंसिडर इट्स इफेक्ट ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। सही है, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के जब मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी तो आप क्या कंसिडर करोगे बेटा, उसका इफेक्ट, कि भैया मैनेजमेंट तो गोलमोल कर रहा है, इनका तो बैंक ही मैच नहीं है, क्या बुक्स बना रहे हो तुम, क्या इस बुक्स के बेसिस पे बढ़िया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बढ़िया बन पाएंगे, वो आप समझ पा रहे हो। डन, तो अब आपको देखना है कि आपको पूरा का पूरा ऑडिट कैसे करना है, यानी अब जो भी कंफ्लिक्ट आया है ऑडिट एविडेंस में, उस पूरे का जजमेंट लेना है कि ऑडिट के ऊपर कैसा पड़ेगा। समझ में आया? बैंक की मैच नहीं है, इसका मतलब बाकी सारी ट्रांजैक्शन हिली हुई है। अरे सारी ट्रांजैक्शन तो बैंक से ही होती है ना मेरे भाई, बोलो।
अगर मैंने कोई खर्चा करा है बैंक से करा होगा, इनकम आई है बैंक में आई होगी, लोन पे करा है बैंक से गया होगा, इन्वेस्टमेंट करी है बैंक से गई होगी, सब कुछ बैंक से रूट हो रहा है, बैंक ही गलत आ रहा है। मजा आ गया ऑडिट में? हाँ। अब आपको डिटेल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या फर्क पड़ रहा है मेरे पूरे के पूरे ऑडिट के अदर एक्सपेक्ट पे। समझ में आया? पक्का? चले आगे, चले आइए। छुट्टी हो रही है यार, आ जाओ। देखो सुनो, अब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इस नोट से भी। क्या बोलेगा वो क्वेश्चन? क्या बोलेगा बताओ? क्वेश्चन बोलेगा हमने टेस्ट ऑफ डिटेल करा लेकिन कंफ्लिक्ट आया वहां पे। टेस्ट ऑफ डिटेल करा, वहां पे कंफ्लिक्ट आया, आप बताओ अब ऑडिटर के क्या क्या एक्शन लेगा? आप बताओ ऑडिटर क्या क्या एक्शन लेगा? तो सबसे पहले आपको टेस्ट ऑफ डिटेल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा जहां पे इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, जहां पे डेविएशन आ गया। फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसके लिए क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, यानी हमें देखना पड़ेगा रिलायबिलिटी, डाउट हो जाएगा हमें रिलायबिलिटी पे, फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे या उस ऑडिट प्रोसीजर को अपने मॉडिफाई करेंगे। डन। फिर हम मैनेजमेंट का जो हम पे रिप्रेजेंटेशन आएगा, मतलब जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है हमारे अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे, और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर देंगे। समझ में आया? पक्का? हाँ, हो जाएगा। आइए आइए, अब इजी इजी बचाए, अब नींद नहीं आएगी आपको, आ जाओ। जो बच्चे सोते चलो 1 मिनट का ब्रेक। आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा ऑडिट एविडेंस के बारे में। आप समझ गए है ना? और किससे हम जब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, यानी क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या ड्यूटीज है हमारी, वो भी आप समझ गए। समझे नहीं समझे? अभी तो वही बात करी। अब कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग दी ऑडिट एविडेंसेस, यानी ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसीजर कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, आ जाओ। कह रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप याद करो, सार्थक आप याद करो, हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहां पे पढ़ा था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वहां पे बताया था आपको कि प्रोसीजर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड एसेस आरएमएम, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। पढ़ा था क्या? ये नहीं पढ़ा था? बता दो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बोले दो, बोले दो। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, यानी सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि क्या क्या वहां पे रिस्क है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या रिस्क है, तभी तो उसके हिसाब से कलेक्ट करोगे ना एविडेंसेस। आ रहा है या नहीं आ रहा? डन। तो पहला काम क्या हो गया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना, आरएपी करना, जो हमने सीखा है एस से 315 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कर चुके हैं या नहीं कर चुके? हमने ये बात करी थी कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे एंटिटी की, हम उसका इन्वायरमेंट समझेंगे और हम उसका इंटरनल कंट्रोल समझेंगे। डन। तो आज क्या बात करनी है हमें? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की, दैट इज रिस्पॉन्स टू दी एसेस रिस्क। आइए, अब हमने रिस्क तो एसेस कर लिया, अब उसके बेसिस पे हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि कहाँ पे क्या क्या गेम है। समझ में आया? तो इसके लिए भी मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है। हम क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर, या फिर हम फॉलो कर सकते हैं क्या बेटा? आता है क्या नहीं आता है? जल्दी जल्दी करा दूं, आ जाओ। प्रोसीजर परफॉर्म टू इवेल्युएट एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेटेड कंट्रोल को क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लायंस प्रोसीजर, यानी वेयर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट, है ना, वहां पे ये लगता है। समझ में आया? अरे बोलो। कंप्लायंस प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर ये हो गया कि जहां पे इंटरनल कंट्रोल है हम वहां पे उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि भैया जो इंटरनल कंट्रोल है वो ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं। इसमें मैंने आपको एमसीडी का एग्जांपल दिया था कि बायोमेट्रिक लगा हुआ है,
और आप जाके चेक कर रहे हो कि अटेंडेंस तो प्रॉपर है, लेकिन लोग क्या करते हैं वहां पे अटेंडेंस लगाते हैं, भाग जाते हैं, काम नहीं करते, फ्री की सैलरी ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से ये ब्रीच कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल का, यानी वहाँ इंटरनल कंट्रोल तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है नहीं है? ये बात कर चुके हैं। आगे चलिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बेटा हमने ये पढ़ लिया था कि हम एग्जामिन करेंगे एक्यूरेसी, वैलिडिटी और कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। सही है? हाँ, अभी भी ये समझाया मैंने आपको, अभी बैंक बैंक बैलेंस वाला यही तो गेम था। उसमें क्या देखा हमने? एक्यूरेसी, वैलिडिटी और कंप्लीटनेस। आगे चले, आइए। अब ये सब्सटेंटिव को दो भागों में बांटा है मेरे बच्चे, है ना? सब्सटेंटिव को दो भागों में, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने बोला, बोलते क्या है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर भी लिखोगे तो भी चलेगा। चले, टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन ऑकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी वाउचिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। कह रहा है बैलेंस एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। अभी जो मैंने बैंक बैलेंस वाला एग्जांपल दिया था, वो वेरिफिकेशन ऑफ असेट में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो। बैंक क्या होता है आपका? करंट एसेट होता है। तो आप वेरीफाई कर रहे थे जो आप बैंक बैलेंस दिखा रहे हो, क्या वो उतना है या नहीं है? इसमें आ गया नहीं आ गया? बोलो, आ गया। टेस्ट ऑफ डिटेल समझ गए? वाउचिंग करना जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुई है, यानी जो नॉमिनल अकाउंट्स थे, है ना, जो बने और खत्म हो गए, उनकी वाउचिंग करना, और उन बैलेंसेस को वेरीफाई करना जो हमारी बैलेंस शीट में आ रहे हैं। सही है? ये क्या हो गया हमारा? टेस्ट ऑफ कौन सा प्रोसीजर है? क्लियर है? आइए, फिर सब्सटेंटिव में ही हमारा एक प्रोसीजर क्या है बेटा? एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कहता है इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजंस एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे निकालते हो आप? रेशियो एनालिसिस से। अरे बोलो, डन। तो जिसमें आप कंपेयर करते हो इंफॉर्मेशन को और रेशियो एनालिसिस करते हो। कंपेयर कैसे करते हैं बताना, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था आपको कि हम इस क्वार्टर की सेल पकड़ लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, उसको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, मतलब पिछले ईयर में उसी क्वार्टर की सेल। समझ में आ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर का मतलब ये है। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर पकड़ लोगे, आप बोलोगे यहाँ तो 100 करोड़ था, यहाँ 10 करोड़ क्यों है भाई? ऐसा क्या गेम चल रहा है? हाँ, ऐसी क्या बदतमीजी है? पहले 100 करोड़ का धंधा हो रहा था, 10 करोड़ का ही धंधा हुआ, है ना? तो गोइंग कंसर्न में दिक्कत है, या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है या नहीं? पूरी सेल ही इफेक्ट हो गई यार, है या नहीं? चलें आगे। क्या समझ में आ रहा है कंपैरिजन और रिलेशनशिप? हाँ, रिलेशनशिप कैसे एनालाइज करते हो? रेशियो एनालिसिस से, और कंपैरिजन कंपेयर करके आज के डाटा को पिछले डाटा से। अगर पिछला डाटा नहीं है तो किसी सेम इंडस्ट्री का बंदा पकड़ लेंगे, उसका डाटा एनालाइज कर लेंगे। समझ में आया? समझ में आया? आइए, पार्टी वार्टी बाद में पढ़ लो प्लीज, आ जाओ। समझ में आया? सारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर समझ में आ गए क्या आपको? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या थे? रिस्पॉन्स टू दी एसेस रिस्क, जिसमें क्या था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब लगता है? वेयर देयर इज ए इंटरनल कंट्रोल, है ना? और इंटरनल कंट्रोल को क्या करने के लिए लगता है? ये एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी, यानी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर कब लगाते हैं बेटा? दो चीजों में लगाते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल करने के लिए और एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए। टेस्ट ऑफ डिटेल में दो चीजें चेक करते हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। दोनों चीजें बोल दी मैंने, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग बोले तो नॉमिनल अकाउंट की वाउचिंग, वेरिफिकेशन बोले तो असेट लायबिलिटी का वेरिफिकेशन, और इधर बोले तो एनालिटिकल में क्या है? कंपैरिजन और रिलेशनशिप, दैट इज रेशियो एनालिसिस। आया? आइए, आइए। अब कह रहा है, ध्यान से प्लीज, खत्म हो रहा है बस, ध्यान से प्लीज। कह रहा है टेक्निक्स टू ऑब्टेन क्या? ऑडिट एविडेंसेस। टेक्निक टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस बोल रहा है मेथड एंड मींस थ्रू विच ऑडिट प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड सो एज टू कलेक्ट दी ऑडिट एविडेंसेस। क्या बोला इसने? कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए? आ जाओ। कह रहा है वेरियस टेक्निक दैट कैन बी यूज बाय द ऑडिटर, दैट इज इंस्पेक्शन कर सकते हो आप, इंक्वायरी कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हो, रिकैलकुलेशन कर सकते हो, री परफॉर्मेंस कर सकते हो, और एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो। क्या आपको ये सारे प्रोसीजर समझ में आ रहे हैं? हाँ। इंस्पेक्शन बोले तो बोलो, बोलो बोलो। अरे यहाँ पे गोडाउन में सामान पड़ा था, आप पहुंच गए। इंक्वायरी बोले तो
यहां के बंदे थे, आपने जाके इनसे पूछताछ करी। ऑब्जर्वेशन बोले तो आपने कुछ एग्रीमेंट थे उनको स्टडी करा, ऑब्जर्व करा, पढ़ा, या आपने वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करा, समझा, ऑब्जर्वेशन हो गया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोले तो डेटर क्रेडिटर से कंफर्मेशन मंगाना बाहर वाले, बोलो बोलो। रिकैलकुलेशन बोले तो हाँ, रिकैलकुलेशन बोले तो फिर से कैलकुलेट करना, या रेशो निकाल सकते हो आप, है ना, रेशो भी निकाल सकते हैं, या फिर आप दोबारा कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा कैलकुलेट मतलब हो सकता है कि कहीं अर्थमेटिकल एरर हो, अर्थमेटिकल एरर हो तो वो चेक हो जाएगा इससे। आइए, री परफॉर्मेंस का मतलब, री परफॉर्मेंस का मतलब अरे मैं चेक करने गया मुझे कुछ नहीं मिला, आपने बोला एक बार मैं दोबारा जाता हूँ, दूसरी टीम को भेजा, भाई तुम चेक करके आओ, उसे मिल गया, आया। आइए, एनालिटिकल प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से आता है। आइए नीचे, इनके बारे में डिटेल में भी लिखा है, मैं वैसे ही समझा रहा था। ये सारी बातें लिखी हैं, ये सारी बातें लिखी हैं। इंक्वायरी किसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसको बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन। पढ़ लें एक बारी, रीड कर लेते हैं, और आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त ना होके अगली स्लाइड पे पहुंचेगी। छोटी सी है, ये भी सेम ही है, उससे इससे रिलेटेड ही है ऊपर वाले से। आइए देखिए, इंक्वायरी क्या बोल रहा है, ऑडिटर आस्क द मैनेजमेंट एज टू द डिटेल ऑफ सप्लाईज फ्रॉम वूम द रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड, यानी जहां से आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं उनके बारे में हमारा ऑडिटर पूछ रहा है, तो ये इंक्वायरी हो गई, जाके पूछ रहा है। डन। किस किस से माल आता है भाई बताओ। इंस्पेक्शन का मतलब ऑडिटर एग्जामिनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोन ग्रांटेड बाय द बैंक फ्रॉम द लोन डॉक्यूमेंट, जाके इंस्पेक्ट कर लिए पेपर। आइए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको आता है, ऑडिटर सेंड ए लेटर टू ए डेटर आस्किंग हिम टू कंफर्म द ईयर एंड द बैलेंस in his books of account. Analytical procedure, auditor analyze the trend of the GP turnover of the last 3 years to identify and assess the risks of material misstatement. Re-performance, auditor evaluate the internal control through performing the control exist. जाके देखा कि मुझे रोका या नहीं रोका, गार्ड ने मुझे रोका या नहीं रोका, जाके देखा। सही है, री-परफॉर्मेंस समझ में आया। अरे कंट्रोल लगाया किस लिए लगाया है, कि कुछ एरर या आरएमएम ना हो पाए, लेकिन मैंने वहां जाके देखा, वही चीज करके देखी, परफॉर्म करके देखी, रीपरफॉर्मेंस समझ में आया। आइए, कह रहे रिकैलकुलेशन टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑडिटर कैलकुलेट द अमाउंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कैलकुलेट करके देख लिया। अब मान लो कोई प्रोविजन क्रिएट करा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया, तो आपने एक बार कैलकुलेट करके देख लिया, आपने तो स्लैब रेट बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो उसका दिमाग लगा के, सरचार्ज भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका दिमाग लगा के, एजुकेशन सेस भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन सबका दिमाग लगा के आपने कैलकुलेट करके देख लिया क्या टैक्स इतना ही बन रहा था। समझ में आया। आइए, ऑब्जर्वेशन बोले तो टू एंश्योर द एग्जिस्टेंस एंड द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, ऑडिटर अटेंड फिजिकल काउंट प्रोसीजर फॉर द इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। हम पहुंच गए जहां पे वहां के लोग काउंट कर रहे थे, हमने जाके ऑब्जर्व करा कि ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। या आप प्रोडक्शन का प्रोसेस भी ऑब्जर्व कर सकते हो जाके, ठीक से क्या प्रोसीजर चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ, बर्थ वाले चिप्स कहीं गंदे पानी से तो नहीं बन रहे। अरे तेल पानी सब, आलू धुलेगा ना मैडम, कैसी बात करते हो यार, बिना आलू धुले बन जाता है, गंदी बच्ची। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। भैया देखो क्या लिखा है सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, इंपॉर्टेंट वा, क्या है ये, इंपॉर्टेंट वा, क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट वा है ये, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कह रहा है कौन सा ऑडिट एविडेंस कितना रिलायबल है, इसकी बातें कर रहे हैं हम। क्या बातें कर रहे हैं, बोलो बोलो, कौन सा ऑडिट एविडेंस कितना रिलायबल है। आप मेरे को बताओ, मैंने ना डेटर का बैलेंस चेक करना है, और मेरे को मैनेजमेंट के किसी बंदे ने उसी डेटर का लेजर ला के दे दिया, वो ज्यादा रिलायबल है, या मैंने बाहर से डेटर से कंफर्मेशन मंगाई है वो ज्यादा रिलायबल है। बाहर से, क्यों, क्योंकि वो किसी इंडिपेंडेंट बंदे ने भेजी है, उससे इस हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट का तो हमसे लेना देना है, वो कम रिलायबल हो सकती है। समझ में आया। तो ऐसे ही करके हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या चीज कितनी रिलायबल हो सकती है और कौन सा एविडेंस कितना कम रिलायबल हो सकता है। पढ़े। आइए, कह रहा है एक्सटर्नल, क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है एक्सटर्नल एविडेंस आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन द
इंटरनल एविडेंस। समझ में आ गई? पहली लाइन समझ में आ गई क्या? आइए सॉरी, कह रहा है हाउएवर इंटरनल एविडेंसेस मे बी कंसिडर्ड मोर रिलायबल इफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल आर स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। सही है? क्या इंटरनल रिलायबल हो ही नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल बढ़िया हो। समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है ना? चले आइए, कह रहा है ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म आर मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ओरली। ये तो सीधी सी बात है, किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट है, बेस है, तो वो ज्यादा रिलायबल है, और कोई चीज सिर्फ मुंह से बोली गई है वो कम रिलायबल है। आइए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर डायरेक्टली आर जनरली मोर रिलायबल देन द ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड थ्रू मैनेजमेंट। क्या बोला ये भैया? आपने पूछा था कि इन्वेंट्री कितनी है, ये एक मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया, नंबर वन, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जहां इन्वेंट्री का काउंट चल रहा था, आप वहां गए और आपने वहां ऑब्जर्व करा, फिर आपने बाद में वहां टीम भी भेजी कि रोज जाके आपको कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है ठीक से काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे एग्जाम्पल ले लो, न्यूज़पेपर में जब हम ऐड डालते हैं, न्यूज़पेपर में जब हम ऐड डालते हैं, वो न्यूज़पेपर वाले ये भी कर सकते हैं कि एक साथ एक ही पेज में, एक ही पेपर में उठा के पूरे 50 डाल दें, तो हम वहां पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वहां पे खड़े होकर। समझ में आया? तो ऐसे ही जब इन्वेंट्री काउंट चल रही है, एक तो मैनेजमेंट ने आपको बता दिया इतनी इन्वेंट्री है, एक आपने खुद ऑब्जर्व करा जाके, तो कौन सा ज्यादा मोर रिलायबल होगा? जो आपने खुद करा है, तो वही बोल रहा है। देखो, यही तो बात लिखी है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर डायरेक्टली आर जनरली मोर रिलायबल देन द ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड थ्रू मैनेजमेंट। चले आइए, कह रहा है ऑडिट एविडेंस इन फॉर्म ऑफ audit evidence in form of original document are considered more reliable than the audit evidence collected in form of photocopies। अरे भैया, बहुत सारी प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ था, आपने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने सारी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लाके दे दी, वो ज्यादा रिलायबल है या आप बोलोगे भैया ओरिजिनल दो? सही है, आप ओरिजिनल मांगोगे। फोटोकॉपी में तो छेड़छाड़ भी हो सकती है, कोई पेज ऊपर नीचे हो सकता है कंसिडरेशन के अमाउंट वाला पेज ही चेंज कर दिया हो सकता है, नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। चले, समझ में आया? समझ में आया? तो आज हमने बेटा तमीज के साथ क्या पढ़ लिया बताइए? ऑडिट एविडेंस, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, जो आपको ठीक से क्या करनी है? रिवाइज करनी है, याद करनी है। डन? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और हम करते हैं इसको समाप्त, है ना मेरे बच्चे? थैंक यू वेरी मच। चले।